ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा कि आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो उससे पहले हम सप्लाई का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट आज हम कर रहे हैं और उसकी जो स्टार्टिंग है वो पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि प्राइस और सप्लाई में जो होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो लॉ ऑफ डिमांड का एकदम से अपोजिट है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता था, प्राइस ज्यादा होते थे तो डिमांड कम होते थे, बट जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसमें प्राइस भी ज्यादा होंगे तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो जो अदर थिंग्स हैं वो सेम रहेंगी। यहाँ पर अदर थिंग्स में आपका टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, नंबर ऑफ फर्म्स आ जाती हैं, गोल ऑफ द फर्म आ जाता है कि आपकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। और जो नंबर ऑफ फर्म्स है ना वो कम होनी चाहिए ना वो ज्यादा होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को ना तो टैक्स में कम करना चाहिए ना टैक्स को बढ़ाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाती है तो उसका भी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा, और अगर टैक्स को कम करती है तो उसका भी सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई ये बताता है कि देयर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। जो प्राइस है और क्वांटिटी है उन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इफ प्राइसेस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, और इफ प्राइसेस डिक्रीजेस सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस। Explain law of supply part 2. Law of supply explain the positive or direct relationship between the price of the commodity and quantity supplied. It means if price rise, supply also rises. If prices decreases, supply also decreases. इसके पीछे ये रीजन है कि जो प्रोड्यूसर है उसका जो एम होता है वो नॉर्मली होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम प्रॉफिट वो तभी ले सकता है जब वो अपनी कमोडिटीज के प्राइस में बढ़ाएगा। ए राइज इन प्राइस इंड्यूसेस टू प्रोड्यूसर टू सप्लाई मोर। अगर आपके प्राइस राइज होंगे तो आपकी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। राइज इन प्राइस मींस मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एंड ए फॉल इन द प्राइस, और अगर प्राइस में फॉल होता है मेक देम रिड्यूसेस द सप्लाई, और वो सप्लाई को कम कर देगा। और अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जिसको हम कहते हैं सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी कि जो अन्य बातें हैं, जो अदर थिंग्स हैं वो आपकी शुड बी सेम, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ फर्म्स में चेंज नहीं होना चाहिए, प्राइसेस और रिलेटेड गुड्स में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इनमें चेंज नहीं होना चाहिए तो इनको हम एजम्पशंस कहते हैं। तो अब एजम्पशंस की भी एक लिस्ट है, एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि अगर मोबाइल फोन के प्राइस, मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर है तो वो ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा। अगर एक मोबाइल फोन का प्रोड्यूसर है तो एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, देयर इज नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म। कोई भी गोल में चेंज नहीं होगा, क्योंकि फर्म का नॉर्मली गोल होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो कभी कभी हो जाता है मैक्सिमाइजिंग सेल भी हो जाता है। सेकंड पॉइंट है देयर इज नो चेंज इन टेक्निक। टेक्निक दो तरह की है, लेटेस्ट और ओल्ड। तो आप पुरानी टेक्निक यूज कर रहे हैं या नई टेक्नोलॉजी, उससे भी फर्क पड़ता है। तो वो कह रहे हैं देयर इज नो चेंज। देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, ना तो फर्म ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। There is no change in prices of related goods. Related goods आपने पढ़े हुए हैं, substitute goods and complementary goods। एक फार्मर है, वो अपने फील्ड पर, अपने खेत पर राइस भी ग्रो कर सकता है और वीट भी ग्रो कर सकता है। तो फार्मर के लिए जो राइस है और जो वीट है वो दोनों उसके लिए सब्स्टिट्यूट है। There is no change in prices of factors of production। फैक्टर्स कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल जो होते हैं वो फैक्टर्स होते हैं। लैंड का भी अपना एक रेट होता है, उसका रिवार्ड होता है, दैट इज कॉल्ड रेंट। अगर रेंट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है, राइट। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसी वजह से जो लेबर है उसका रिवार्ड है वेजेस। तो देयर इज नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर इज नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट का काम होता है टैक्स बढ़ाना और टैक्स को कम करना। इसी के टाइप से सब्सिडीज भी हो सकती है गवर्नमेंट की।
तो गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू का सोर्स है वो है टैक्स। तो इनमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर सिर्फ चेंज किसमें होना चाहिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो है वो अगर बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, और अगर प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होती है। Supply schedule. Supply schedule is a tabular statement. What is supply schedule? Supply schedule is a tabular statement showing various quantities of a commodity supplied at a various level of prices. जिसमें डिफरेंट आपके प्राइसेस होते हैं और डिफरेंट आपके पास क्वांटिटीज होती हैं ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक प्राइसेस, हियर इज द क्वांटिटी 1 2 3 4, there are different prices, various level of prices and various levels of quantities 2 4 6 8। जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सप्लाई भी बढ़ेगा। इट मींस देयर इज पॉजिटिव रिलेशंस, प्राइस कम होगा तो आपकी सप्लाई भी कम होगी। तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन मींस डायरेक्ट रिलेशंस, वेरियस क्वांटिटीज 2 4 6 8 एंड वेरियस प्राइसेस 1 2 3 4, 1 2 2 4 3 6 और 4 रुपीज पे 8 किलोग्राम यू कैन से सप्लाई है 4 रुपीज के ऊपर। तो दिस इज द टेबल। तो टेबल को हम क्या कहते हैं, सप्लाई शेड्यूल इज ए टेबुलर स्टेटमेंट है। सप्लाई कर्व रेफर टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई कर्व कैसे बनाते हैं, सप्लाई कर्व सप्लाई शेड्यूल को देखकर बनाते हैं। तो जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व रेफर टू ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डेफिनेशन भी आपको याद होना चाहिए, डिफाइन सप्लाई कर्व रेफर टू ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सप्लाई शेड्यूल। अब हम इसको देखकर ये कर्व बनाएंगे। y एक्सिस पे वी टेक प्राइस, ऑन x एक्सिस वी टेक क्वांटिटी सप्लाइड। 1 2 3 4 5 where the prices, here is quantity supplied 2 4 6 8 10। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, 1 रुपी के ऊपर जो आपकी क्वांटिटी है वो 2 है, 1 2 2 4 3 6 4 8। तो अब हम इन अगर पॉइंट्स को मिला दें तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सप्लाई कर्व बन जाएगा SS। तो सप्लाई कर्व SS स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसमें देयर इज प्राइसेस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइसेस डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस, इट मींस देयर इज पॉजिटिव रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है एक्सप्लेन सप्लाई शेड्यूल। तो सप्लाई शेड्यूल जो है वो दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी टू टाइप्स। नंबर 1 इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। सप्लाई शेड्यूल जैसे भी आपने पिछले क्वेश्चन में देख ही लिया है कि जो सप्लाई शेड्यूल होता है वो क्या होता है, टेबुलर स्टेटमेंट होती है। एट वेरियस क्वांटिटीज एंड वेरियस प्राइस लेवल के बीच में रिलेशन दिखाता है। तो सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट of different quantities and different prices during a given period of time. So it can be two types. Number 1 individual supply schedule और market supply schedule. Individual supply schedule का मतलब है कि जब मार्केट में एक ही प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है, only one, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और अगर मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर सप्लाईज कर रहे हैं तो अगर हम उनकी सबकी सप्लाई को ऐड कर दें आपस में तो वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल बन जाएगा। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल में बहुत सारे जितने भी प्रोड्यूसर हैं, ऑल द प्रोड्यूसर्स की जो सप्लाई है उसको ऐड करते हैं, और इंडिविजुअल वाले में सिर्फ सिंगल की बात करते हैं। तो सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। तो जैसे आपको पहले भी पता है, दोबारा से आ रहा है, टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज of a commodity is being supplied at various level of prices during a given period of time. This can be two types, individual supply schedule and market supply schedule. Individual supply schedule refers to a tabular statement showing various quantities of a commodities that a producer, इसमें सिर्फ एक प्रोड्यूसर आएगा, is willing to sell at various prices levels of, right? तो इसमें various level of prices है, वेरियस क्वांटिटीज है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है
like Ram Prakash is the producer, price quantity supplied 1 2 3 4 2 4 6 8। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूसर एक ही है। Market supply schedule refers to statement showing various quantities of a commodity that all producers, मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, are willing to sell at various level of prices. It is obtained by adding, इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, adding all the individual suppliers at each and every level of प्राइसेस। तो सभी प्रोड्यूसर की सप्लाई को अगर हम जोड़ देंगे तो वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल बन जाएगा। हाँ जी, मार्केट सप्लाई शेड्यूल कैसा होगा, एक तरफ हम यहाँ प्राइस ले लेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई ले ली हमने, प्रोड्यूसर ए, प्रोड्यूसर बी, प्रोड्यूसर सी, और है मार्केट सप्लाई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर देंगे 1 2 3 4। 1 के ऊपर प्रोड्यूसर 2 kg कर रहा है, फिर 4 6 8, 1 रुपी पे बी 4 6 8 10, 1 रुपी के ऊपर 6 है, 2 के ऊपर 8, 4 पर 12। अब इसको हम ऐड कर देंगे 6 + 4 + 2 12, 8 + 6 + 4 18, 10 18 6 24 और दिस टाइम 13। तो इसमें जो मार्केट सप्लाई है वो एडिंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई है, जितनी भी इंडिविजुअल सप्लाई है उनको आपस में हम ऐड करते हैं तो वो मार्केट सप्लाई बन जाता है। तो ये इंडिविजुअल सप्लाई है, ए प्रोड्यूसर बी प्रोड्यूसर सी प्रोड्यूसर, तीनों को ऐड कर दिया तो वो मार्केट सप्लाई बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन सप्लाई कर्व। जैसे स्टूडेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सप्लाई कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। व्हाट इज सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व रेफर टू ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, जैसे भी आपने सप्लाई कर्व बनाकर आए हैं। ये भी दो तरह का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व रेफर्स टू ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अभी जो आपने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बनाया है, अगर आप उसको देख के कर्व बना लेंगे तो वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो जाता है। Market supply curve refers to a graphical representation of market supply curve। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ऑफ द मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो आपके पास ऊपर बना हुआ है। अगर आप प्राइसेस और मार्केट को लेके बनाएंगे तो उसका एक कर्व बनेगा जो कि फ्लैटर होगा। जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होते हैं वो फ्लैटर नहीं होते हैं, जो मार्केट सप्लाई कर्व बनेगा वो फ्लैटर होगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व से, राइट स्टूडेंट। अब हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि डिमांड के चैप्टर में भी हम ये कर चुके हैं, तो डिमांड के चैप्टर में भी था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, उसी टाइप से एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में भी है। इसको हम अदर वर्ड्स में कह सकते हैं एक्सप्लेन मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, और इसको थर्ड और अदर वर्ड्स में भी हम इसको कह सकते हैं एक्सप्लेन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये क्वेश्चन तीन तरह से आ सकता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, एक्सप्लेन मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, और एक्सप्लेन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे स्टूडेंट आप जानते हैं कि प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, इसमें देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। एक्सपेंशन का मतलब है इंक्रीज होना और डिक्रीज का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है डिक्रीज। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक टर्म्स है, तो उसका क्या मतलब है और उसको हम कैसे करेंगे। तो एक्सपेंशन का मतलब है कि जब आपके प्राइस राइज होगा, राइट, तो आपकी सप्लाई भी राइज होगी, और जब आपका प्राइस कम होगा तो आपकी सप्लाई भी कम होगी। इसमें देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बोथ। तो एक्सपेंशन का मतलब है व्हेन प्राइसेस राइजेस सप्लाई आल्सो राइजेस,
कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है व्हेन प्राइसेस डिक्रीजेस सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस। जब सप्लाई एक्सपेंड होगी तो हम उसको ये भी कह सकते हैं अपवर्ड मूवमेंट, और जब सप्लाई कम होती है तो हम उसको डाउनवर्ड मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो जब सप्लाई में जो इंक्रीज होगा या जो डिक्रीज होगा वो ड्यू टू इट्स ओन प्राइस के कारण होगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एक्सप्लेन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई और एक्सप्लेन मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और एक्सप्लेन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो तीनों का मतलब एक ही है, तो आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। तो एक्सपेंशन का मतलब है कि जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब प्राइस कम होंगे तो सप्लाई भी कम होगी। When quantity supplied of a commodity change due to change its own price, change in own price means आप पेप्सी लेने जा रहे हैं तो पेप्सी के जो प्राइस में चेंज आएगा। Keeping other factors constant mean other things remaining the same, तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, जैसे चेंज इन टेक्नोलॉजी वो आपका सेम रहेगा, चेंज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट वो सेम रहेगा, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर, यानी कि नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, नो चेंज इन गोल ऑफ द फर्म। तो यानी कि जो अदर फैक्टर्स है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हम मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व भी कहते हैं। मूवमेंट जो होता है वो दो तरह का हो सकता है, अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। तो ओके स्टूडेंट, देखते हैं फर्स्ट एक्सपेंशन इन सप्लाई और अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई। अभी जैसे आपको मैंने बताया कि एक्सपेंशन कैसे होता है, व्हेन प्राइसेस राइजेस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो राइजेस। प्राइस आपके राइज हो रहे हैं तो क्वांटिटी भी आपकी राइज हो रही है, लीडिंग टू एन अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ ए से हम बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, प्राइस जो है वो पी से P1 हो रहा है और क्वांटिटी जो है वो Q से Q1 हो रही है। तो क्वांटिटी भी राइज हो रही है, प्राइस भी राइज हो रहा है, तो आप ए से बी पॉइंट पे जा रहे हैं। तो लीडिंग टू एन अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी अलोंग द सेम सप्लाई कर्व SS, और जो सप्लाई कर्व है वो आपका SS है, तो इसलिए हम इसको अपवर्ड मूवमेंट भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट इज द कंट्रैक्शन इन सप्लाई और डाउनवर्ड मूवमेंट। व्हेन प्राइसेस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो डिक्रीजेस। जब आपके प्राइस डिक्रीज होंगे तो उसके साथ साथ आपकी क्या हो रही है, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है। मींस प्राइस जब कम होंगे, आपके प्राइस कम हो रहे हैं और साथ में इसमें क्वांटिटी भी आपकी कम हो रही है, तो इसमें यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट रिलेशन है जिसमें कि आपका डाउनवर्ड हो रहा है, लीडिंग टू ए डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पहले प्राइस P है फिर P1 हो जाता है, तो प्राइस कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी भी अंदर की तरफ आ जाती है Q से Q1। तो आप A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ आ रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। तो A टू B अलोंग द सेम सप्लाई कर्व SS, यहाँ पे P Q है 4 से 3 हो रहा है और जो सप्लाई है वो भी 5 से 3 हो रहा है। प्राइस कम होने पर सप्लाई भी कम हो रही है, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। Other factors means like no change in supply, no change in technology of the product, यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। No change in goal of the firm, no change in number of producers or firms। तो कहने का मतलब other factors are same। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो सिर्फ प्राइस के कारण आएगा, तो प्राइस इसमें आप देख रहे हैं कि कम हो रहे हैं और सप्लाई भी आपकी कम हो रही है, तो इसलिए इसको कंट्रैक्शन इन सप्लाई और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा है एक्सप्लेन शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और एक्सप्लेन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, एंड उसी को ही हम कह सकते हैं एक्सप्लेन चेंज इन सप्लाई। तो यानी कि जैसे हमने पहले करा है तो इसमें क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, एक्सप्लेन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई और एक्सप्लेन शिफ्ट इन सप्लाई कर्व
और एक्सप्लेन चेंज इन सप्लाई। तो ये तीन नाम से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें आपका क्या फर्क है कि जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन था उसमें अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे, सिर्फ जो चेंज आता था वो प्राइस के कारण आता था। यहाँ पे शिफ्ट में क्या होगा, जो चेंज आएगा सप्लाई में वो अदर फैक्टर्स के कारण आएगा, लाइक चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, फर्म के साइज में बदल जाएगा, या तो फर्म ज्यादा हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। और प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, उसको शिफ्टिंग कहते हैं। शिफ्टिंग आपकी राइटवर्ड भी हो सकती है और लेफ्टवर्ड भी हो सकती है। तो राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि सप्लाई बढ़ रही है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब है कि सप्लाई आपकी कम हो रही है। When supply increase and decrease due to change in one of the other factors, जो आप फैक्टर्स कांस्टेंट पढ़कर आए हैं, अगर उसमें कोई चेंज आता है, जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आएगा तो उसका सप्लाई को भी अफेक्ट करता है। वो जो टेक्नोलॉजी है वो लेटेस्ट भी हो सकती है और आउट ऑफ डेटेड भी हो सकती है, ओल्ड टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, और अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आपकी सप्लाई कम हो जाएगी। वहां पे प्राइस मैटर नहीं कर रहा है, वहां पे टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नंबर ऑफ फर्म्स है, अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगे तो नॉर्मली सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएंगे तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। और अगर सप्लाई कम होगी तो उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहते हैं, और सप्लाई बढ़ेगी तो उसको राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं। व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन वन ऑफ द अदर फैक्टर, वन ऑफ द अदर फैक्टर्स मींस change in technology, change in number of firms, right? Price of the commodity remains same, और जो प्राइस है कमोडिटीज के वो आपके सेम रहेंगे। Okay students, increase in supply or rightward shift. Increase in supply refers to rise in supply, rise in supply of the commodity due to any factor other than own price of the commodity. It leads to rightward shift in the supply curve. Means आपका जो प्राइस है वो 4 रहेगा और आपकी जो सप्लाई है वो 5 to 6 हो जाएगी। तो प्राइस रिमेन द सेम बट सप्लाई चेंज 5 to 6। इंक्रीज इन सप्लाई रेफर टू राइज इन सप्लाई, सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी बट प्राइस कांस्टेंट रहेंगे। चेंजिंग जो आएगा सप्लाई में वो ड्यू टू अदर फैक्टर्स के कारण आएगा। वो अदर फैक्टर्स कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हैं। रीजंस क्या हो सकता है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और नंबर ऑफ फॉर्म्स क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अगर आप टेक्नोलॉजी एडवांस यूज करेंगे तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ता है और सप्लाई भी बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस कांस्टेंट है, तो प्राइस आपका कांस्टेंट हो गया, सप्लाई कब जो है वो एस से S1 हो गया, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो गया आपका। तो दैट इज द राइटवर्ड शिफ्ट। ई से हम E1 पॉइंट पे शिफ्ट हो गए और जो सप्लाई है वो Q से Q1, इसमें E से E1 में जाना राइटवर्ड शिफ्ट है, क्योंकि आपका ये राइटवर्ड शिफ्ट दिखा रहा है। तो यानी कि E से E1 पॉइंट पे जाने को राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि जो सप्लाई का है वो आपका एस से आपका नीचे की तरफ आपका चला गया है, जिसको आप यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं। डिक्रीज इन सप्लाई और लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसमें क्या होगा, सप्लाई आपका डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, और जो कमोडिटीज के प्राइस है वो कांस्टेंट रहेंगे। अब इसमें रीजन क्या हो सकता है, आप बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई है, या नंबर ऑफ फर्म्स मार्केट में कम हो गए हैं। अगर मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स कम हो जाएंगे तो मार्केट में सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो डिक्रीज इन सप्लाई रेफर टू डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी caused due to any factor other than own price of the commodities। प्राइस जो है कमोडिटीज का वो आपका कांस्टेंट रहेगा। It leads to leftward shift in the supply curve। जैसे कि आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं, जो प्राइस है वो 4 है बट जो सप्लाई है वो 5 से 3 हो गया है। इसका रीजन ये हो सकता है ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज हो रही है या मार्केट में नंबर ऑफ फर्म जो है वो डिक्रीज हो गई है। फैक्टर्स और भी हैं जो आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको 2 रीजंस बताए जा रहे हैं व्हिच आर इजी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आप प्राइस लेते हैं तो आपका जो प्राइस है वो ओपी है, जिसको आप 4 कह सकते हैं।
और इसमें जो सप्लाई कर्व है वो पुराने वाला एस है, उसके बाद ये लेफ्टवर्ड अंदर की तरफ आ जाता है नया सप्लाई कर्व S1 जो कि ये बता रहा है कि आपकी पहले जो सप्लाई है वो Q है और उसके बाद जो नई सप्लाई है वो आपकी कम हो गई है, यानी कि Q से Q1, जिसको आप ये कह सकते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। तो यानी कि Q से Q1 हो रही है आपकी, जिसको आप डिक्रीज इन कह सकते हैं और साथ में लेफ्टवर्ड कह सकते हैं।